नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज आएगा हरियाणा का बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बजट पेश करेंगे। नाराज किसानों को इस बजट में मनाने की कोशिश होगी। किसानों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं इस बजट के जरिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस रहेगा मनोहर सरकार का। तो आज बजट पेश होने जा रहा है हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस बजट में नाराज किसानों को मनाने की कोशिश होगी। इसके साथ ही किसानों के लिए इस बजट के जरिए बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मनोहर सरकार का फोकस रहेगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते भाजपा जजपा गठबंधन का ये दूसरा बजट दोपहर 12 बजे पेश करेंगे। करीब 2 महीने की कसरत के बाद ये बजट खास तौर पर कहा जा रहा है कि तैयार किया गया है। वित्त विभाग आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास है। कोरोना काल में करीब 12,000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान के बावजूद कहा यह जा रहा है कि इस बजट के जरिए लोगों को राहत दी जाएगी। तो बड़ी बात यह है हरियाणा के लिहाज से कि आज हरियाणा के लिए खास दिन है, क्योंकि आज हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार 1,43,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अब देखना ये होगा कि इस बार कितनी राहत दी जाती है और कितना बजट मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया जाता है। मनोज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोविड के बीच में किसानों का गुस्सा भी चल रहा है, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण ये बजट रहने वाला है? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए हरियाणा का जो बजट आज पेश होने वाला है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं और क्योंकि जो पिछला साल है ये कोविड-19 की वजह से इसमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। इस वजह से हमें इस बजट में कोविड का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है इस वक्त वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के सामने, वो ये है कि जो बढ़ता हुआ कर्ज है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और पिछले बजट की अगर हम बात करें तो पिछली बार का जो कर्ज है वो इस बार और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसी साल वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही 5,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त कर्ज है वो लिया जा चुका है। अब हरियाणा पे इस वक्त करीब 1,98,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हैं कि जो कर्ज है वो तय सीमाओं में है। जो कुल स्टेट की जीडीपी होती है उसका 25% कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर्ज ले सकती है, और इस वक्त हरियाणा का जो कर्ज है वो कुल मिला के 22.8% के आसपास है। तो उम्मीद की जा रही है कि वो फार्मूला समझाएंगे और बजट को नियंत्रित रखने का कोई फार्मूला पेश करेंगे। लेकिन कोविड-19 का जो प्रभाव हुआ है उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें ज़्यादा बजट एलोकेशन देखने को मिल सकती है। पिछली बार इसका बजट करीब 6,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से केंद्रीय बजट में, आम बजट में हमें देखने को मिला था, इसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन साथ साथ कृषि का विकास, फसलों की खरीद को लेकर जो तमाम वायदे पिछले बजट में किए गए थे उनका क्या हुआ ये भी मुख्यमंत्री बताएंगे। साथ ही साथ किसानों को लेकर भी उनको बजट एलोकेशन में कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कई कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं, किसानों को खुश किया जा सकता है। बड़ी बात यह कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मनोहर सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बतौर वित्त मंत्री आज 12 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा का ये दूसरा बजट होगा जिसमें कहा यह जा रहा है कि कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा सकते हैं। तो वहीं बजट से पहले सूबे के कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट पेश होने वाला है और अब कुछ ही समय बचा है। उससे पहले हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वित्त मंत्री का भी दायित्व उन्हीं के पास है। तो क्या उम्मीदें हैं उनको मुख्यमंत्री से, यानी वित्त मंत्री से, उन्हीं से जानते हैं। बड़ा जोरदार किसान हितैषी बजट हमारे
मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं लेके आने वाले हैं, और इस बजट का केंद्र बिंदु वही है जो दिशा निर्देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं कि किसानों की आमदनी को दुगना करना है। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और आप पाएंगे कि बहुत सारी किसान हितैषी योजना उस बजट के अंदर हमने डाली गई है। पिछले दिनों में जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके किसानों को डराने का काम किया कि वे मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी, उससे भ्रमित होकर कुछ किसान जो है आंदोलन में जुड़ गए। धीरे धीरे करके सब किसानों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस का काम किसानों को डराने का है, और किसान की जो हालत खराब हुई है पिछले 60-70 साल में, कांग्रेस ही उसकी जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे हमारी बात हुई। वो लगातार यही कहते हैं कि कर्जा बढ़ाती जा रही है सरकार। हम गए थे 60,000 कर्जा छोड़ के गए थे, 2 लाख करोड़ कर्जा कर दिया, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो लोगों को ना मिली हैं और ना आगे मिलने की उम्मीद है। पहले तो हुड्डा साहब गलत बयानी करते हैं कि कर्जा जो छोड़ के गए थे 60,000 की बजाय बिजली बोर्ड का जोड़ दें तो लगभग 98,000 था, और ये सही है कि उसके बाद कर्जा बढ़ा है, लेकिन हमारी जीडीपी भी तो बहुत बड़ी है, जीएसडीपी। जब हमारे आपकी किसी को आगे बढ़ाना है तो तरह तरह के पूंजी चाहिए हमें। आज हरियाणा के अंदर पहले हुड्डा साहब की सरकार की बजाय दुगनी प्रगति हुई है, दुगना हमारा जीएसडीपी है, तो कर्जा इतना कोई मायना नहीं रखता। उस कर्जे से हम जो है प्रत्येक आमदनी की आमदनी बढ़ा रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं, किसान को सुविधाएं दे रहे हैं। हुड्डा साहब की तरफ ये नहीं है कि हम कोई कर्जा पी के घी पी के वो भी यही कह रहे थे कि सरकार 4 भाग की नीति के ऊपर चल रही है कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता, भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी योजना कोई एक बार की नहीं है। जहां जहां भाजपा की सरकारें आती हैं वहां बार बार सरकारें आती हैं। अगर हम ऐसा करते तो बार बार सरकारें रिपीट नहीं होती। कांग्रेस की तरह कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। हुड्डा साहब को भी पता है कि कांग्रेस लुप्त हो गई है। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि और बड़ी उम्मीद है उनको बजट से कि मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं काफी घोषणाएं किसानों को लेकर के करेंगे, जिससे कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और किसान अपने घरों को लौटेंगे। कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। और इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक इस बजट से उन्हें उम्मीद नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बजट में ऐलान होने चाहिए। वहीं कर्ज को लेकर भी हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा। बजट पेश होने में अब कुछ ही समय बचा है और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हुड्डा साहब, बजट पेश होने वाला है और बजट पेश होने से पहले आप क्या कहेंगे कि किस तरह का बजट आप देखना चाहते हैं हरियाणा का, जिससे कि हरियाणा का विकास हो सके? देखिए, ये जो पीरियड था 1 साल का कोरोना काल का, ये बड़ा सबके लिए बहुत ही वैसा रहा। आर्थिक तौर पे आर्थिक मंदी रही, किसान के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ा, गरीब आदमी पर, व्यापारी पर, कर्मचारी भी, सब पे जो है। तो सरकार को उनकी राहत देने का काम करना चाहिए, कोई स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, और ख़ास तौर पे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, चाहे अपना सफाई कर्मचारी हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, जिनको वायदा किया था वो उनका पूरा करना चाहिए और राहत देने का सबको काम करना चाहिए ताकि गाड़ी फिर से चल पड़े। कोरोना की आपने बात की है, लेकिन जिस तरह से कर्जे की भी आप बात करते हैं कि कर्जा आप 60,000 करोड़ छोड़ के गए थे, अब 2 लाख करोड़ हो गया है, तो अगर सरकार और कर्जा लेती है, वो कह रहे हैं कि जीडीपी के हिसाब से अभी भी हम कम हैं, तो इसका मतलब और कर्जा वो लेने जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, जीडीपी के हिसाब से जो जीडीपी की दर बढ़ाई है वो उन प्रदेशों को तो ठीक लगता है जो बिल्कुल आर्थिक मंदी में चले। जब अच्छी स्वस्थ आर्थिक स्थिति थी तो जीडीपी में मतलब कर्जा लेने का शौक है, तो वो 4 भाग की नीति पर चलना, तो चलो कर्जा लिए जाओ, घी पिए जाओ, मरने के बाद कौन देखता है। सवाल इस बात का नहीं है। कर्जा तो हर हरियाणवी पे चढ़ता है ना, हर हरियाणवी पे चढ़ता है कर्जा। आप किस तरह से देखते हैं कि एजुकेशन में किसानों के, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार लंबा चल रहा है, तो आपको क्या उम्मीद है कि किसानों को लेकर के कोई विशेष घोषणाएं इसके अंदर होने की उम्मीद है? करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, लेकिन जो इतिहास रहा है इनका, जो अब तक का जो हरियाणा का 6-7 साल से,
तो कोई उसको देखते हुए कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बजट से आस है, लेकिन कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है बजट, वो अभी देखना होगा। और कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। हरियाणा सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में कामयाब तो रही है, लेकिन शायद वो किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई और अब किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार का साथ देने वालों के खिलाफ किसानों ने रोष प्रदर्शन किया है और अब जगह जगह धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा करना मुश्किल होता है और शायद किसानों का भी सरकार से भरोसा उठ गया है और अब फिर से किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला, लेकिन उनका ये पैंतरा भी काम नहीं आया। विधानसभा में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिरा तो अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन विधायकों के खिलाफ किसानों में रोष है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार का समर्थन किया। सिरसा में किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ते हरियाणा सरकार ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। किसानों में रोष इस कदर है कि उन्होंने सरकार और उनके मंत्रियों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और सरकार के कार्यक्रमों का विरोध भी करेंगे। बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल, जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आएगी उसके तहत हम जो प्रोग्राम आए हुए सारे वो प्रोग्राम करेंगे और इनका किसी भी प्रोग्राम में इनको हाजिर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अपनी किसी का खुशी का, गमी का, चाहे ये राजनीति वाला प्रोग्राम हो, गांव में कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। सिर्फ सिरसा ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग शहरों से विरोध की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जींद में सरकार का समर्थन करने वाले 55 विधायकों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए। जींद हिसार मार्ग को जाम कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि विधायक गांव में घुसने की कोशिश न करें और अगर आए तो अपने रिस्क पर। बड़ा फैसला तो जो भी किसान यूनियन का बैठ के किसान मोर्चा का होगा उसे ऊपर काम करेगा। बाकी तो गामा में जो भी विधायक एमएलए जो भी सरकारी बीजेपी का जेजेपी का जो मुख्य सरकार है उसका कोई भी नुमाइंदा होगा, उसका पुरजोर विरोध है। वो इस बात की जिम्मेवारी लेकर आवे कि वो अपने बल पावे। हिसार के गांव खैरी में भी बीजेपी जेजेपी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के बहिष्कार के पोस्टर लगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। और अब शहर शहर सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। हरियाणा में तो किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।
टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो नेटवर्क 18 की इस खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में कल शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर मिलिए स्केटर बॉय तिलक के साम से। I am Tilak Kesham from Manipur, based in New Delhi. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक केसाम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games. आ रहा है ये यंग जीनियस। और चलिए बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद यह जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।